गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है जून 22 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हम लोग क्रायोस्फीयर, ब्लू वाटर क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है, क्रायोस्फीयर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। उसके अलावा हीट वेव के बारे में हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन यूपी और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आज थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे। उसके अलावा हीट वेव के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एनडीएमए ने हमें बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये थोड़ा जीएस पेपर 3 से ज़्यादा रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह की बात यहाँ पे वो करता है, बट ज़्यादातर जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रहेगा। उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इशू कर दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की पोजीशन क्या है, क्यों है, वो थोड़ा देखने वाले हैं। उसके अलावा जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेड, वो किस तरह से इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। रिपीटेड सा आर्टिकल है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा हैवी नहीं, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन सेंट्रल बैंक किस तरह से काम करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा एडिटोरियल आज रहेगा जो कि सेडिशन लॉ के बारे में रहेगा, कि इंडिया का जो सेडिशन लॉ है वो उसके अंदर क्या कमियां हैं, लॉ कमीशन ने उसके बारे में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, उसका मिसयूज क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा वो जानेंगे। हालांकि ये टॉपिक सब पुराना है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यूज़पेपर करने का मजा भी यही है ना। आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं, उसकी अपडेशन होती रहती है, 2-2 3-3 नए नए पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, आपके नोट्स अपडेट होते रहते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस टॉपिक के बारे में आपकी काफ़ी अच्छी कमांड हो जाती है। अब यूपीएससी में एक टॉपिक के बारे में एक सवाल तो आता नहीं है, डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम टॉपिक से, तो उसको अगर हम लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डायमेंशंस अगर कवर करते हैं, तब जाके जो है कहीं मेंस के लिए हमारे पास एक कंटेंट तैयार होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे वीडियो को एनालिसिस को देखते हैं, तो यार वीडियो को लाइक किया करो यार, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देखते हो, कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर हैं, वो हमारे एनालिसिस को देखते हैं। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, क्लाइमेट ब्रेकडाउन। द आर्कटिक ओशन कुड बी आइस फ्री बाय 2030। भैया 2030 तक जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो आइस फ्री हो सकता है, ठीक है। वहां पे कोई भी बर्फ नहीं रहेगी, लेकिन वो हम लोग सिर्फ समर की बात कर रहे हैं, विंटर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली समर की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। लेकिन कहता है आर्कटिक वुड बी आइस फ्री इन समर बाय 2030 है ये, इसमें मैं अपडेट कर दूंगा नए नोट्स के अंदर 2030। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा लैटिट्यूडनल समझना पड़ेगा क्या है। अगर आपने थोड़ा ज्योग्राफी बेसिक पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपका आइडिया होगा ही। पहले देखिए 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारे पास होता है टोरिड जोन, यानी कि यहाँ पे ये हीट सरप्लस होता है, सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे आती है, सनलाइट आती है। दूसरा अपने पास रहता है 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच में, जिसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती है। 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। इसके बियॉन्ड जो जोन होता है इसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। इसे बोलते हैं, यह है आर्कटिक सर्कल, और इसके नीचे आ जाता है अंटार्कटिका सर्कल। अब सारा खेल यहीं पे है। फ्रिजिड जोन का सीधा सा मतलब यह है कि भैया यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है वो फ्रोजन पोजीशन में होता है, वो जम चुका होता है, यानी कि वो आइस की फॉर्म में होता है। देखिए आइस और स्नो दोनों में फर्क होता है। आइस जो है वो फ्रोजन वाटर होता है, और स्नो जो है वो एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन तो बहुत तरह का होता है, हमारा जो रेनफॉल होता है, हेल होता है, वो सब प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट होता है। यानी कि जो हमारे क्लाउड से मॉइस्चर आता है, रिलीज होता है, अर्थ के ऊपर आता है, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। तो स्नो इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये स्नो धीरे धीरे जो है वो सॉलिड होती रहती है, तो ये स्नो का पार्ट भी बन जाता है। तो बट स्नो इज द फ्रोजन वाटर, जैसा हमारा फ्रिज के अंदर होता है ना, पानी जम जाता है, आइस क्यूब जम जाती हैं, उसकी बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि अच्छा ये होता क्या है। अब क्योंकि लैटिट्यूडनली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये पानी जमा रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से चाई नहीं है। अब जैसे मान लो आप ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्थ पोल है,
और मान के चलिए ये आपका यहाँ पे 70 डिग्री लैटिट्यूड है। अब नॉर्थ पोल के ऊपर मान लो ये वाला जो रीजन है वो कंप्लीटली फ्रोजन रहता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर यहाँ पे पानी जमा रहता है। लेकिन जो 70% मान लो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ विंटर में ही स्नो होती हो और समर में यहाँ पे स्नो नहीं होती हो, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या पूरा आर्कटिक रीजन ही मेल्ट फ्रोजन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रीजन थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन होते हैं, कुछ जो है वो विंटर में फ्रोजन होते हैं, और ऊपर वाले जो है समर विंटर दोनों में फ्रोजन होते हैं। इसीलिए जो पूरा पार्ट है बहुत क्रूशियल हमारे लिए हो जाता है। अब भैया आर्कटिक ओशन का आइस मेल्ट कर रही है, जैसे कि इन्होंने बताया 2030 तक समर में यहाँ पे कोई भी आइस आपको नहीं देखने को मिलती है। अब उसके होंगे बहुत सारे इम्पैक्ट, बहुत सारा इम्पैक्ट उसका होने वाला है, पूरे ग्लोब के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं अल्बिडो। अल्बिडो को समझे बिना ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अल्बिडो का सीधा सा मतलब होता है सिंपल सा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी जैसे मान लो कोई भी सरफेस होता है, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, इंसोलेशन आती है, तो ये जो सरफेस होता है वो डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये कुछ सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जितना रिफ्लेक्ट करता है इसको ही कहते हैं अल्बिडो। ये हर सरफेस का अलग अलग अल्बिडो हमारे पास हो सकता है, डिपेंड करता है उस सरफेस का करैक्टर कैसा है। अगर वो ज्यादा लाइट है, जैसे अब यहाँ पे बात करें, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास हमारा जो है आइस कवर्ड सरफेस होता है, यानी कि परमानेंट आइस होती है। आप जैसे यहाँ पे जो ऊंची हिमालय की चोटियां होती हैं, है ना, स्नो कवर्ड होती हैं, राइट, आप उसको भी कह सकते हो आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, साल भर रहता है। दूसरा हमारे पास रहता है आइस कवर्ड होता है, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, आइस कवर्ड विद स्नो, यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल होता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीटली आइस होती है हमारे पास, और यहाँ पे जो है आइस होने के साथ साथ कुछ स्नो भी होती है। और तीसरा जैसे मान लो आप कोई फॉरेस्ट एरिया में कह सकते हो या डेजर्ट एरिया कह सकते हो, ठीक है, तो जो भी आपका मन करे आप उसको कह सकते हो, या ओशंस कह सकते हो, ओशंस, इस केस में ओशन बेटर रहेगा। तो ओशन का एक अपना लिबिडो होता है, यानी कि जब सनलाइट यहाँ से आती है, इंसोलेशन आती है, तब ये मान के चलिए कि जो आइस कवर्ड, जो परमानेंट आइस कवर होते हैं, वो मोर देन 90%, 85 to 90% सनलाइट को एब्जॉर्ब वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ अल्बिडो होता है इसका। आप ये कह सकते हो कि 70 to 80% जो है वो इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, बाकी को 20-30 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओशंस का भी आप कह सकते हो कि 40 to 50%, डिपेंड करता है वहाँ पे वेजिटेशन कितना है, मतलब अलगाई वगैरह कितना है, बट आप ये कह सकते हो 40 to 50% वो अल्बिडो को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये होता है हमारा अल्बिडो। अलग अलग सरफेस का अलग अलग हो सकता है, फॉरेस्ट का अलग हो सकता है, डार्क जो सोइल होती है उसका अलग हो सकता है, डेजर्ट्स का अलग हो सकता है, ग्रासलैंड का अलग होता है, सबका ये अलग अलग हमारा यहाँ पे रहता है। अब खेल क्या है? अब खेल यहाँ पे चलता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप दोस्तों कैसे काम करता है, आप इसको इस तरह से समझिए। अरे ये मैंने क्या ले लिया। पॉजिटिव फीडबैक इस तरह से काम करता है कि जो किसी चीज का आउटपुट होता है वो उसी चीज के लिए इनपुट का काम भी करता है। जैसे हमारे यहाँ पे आर्कटिक ओशन की मैंने बात किया, हमारे लिए आर्कटिक जोन की मैंने बात किया, ठीक है, वैसे तो ये फ्रोजन होता है। अब इंसोलेशन आया, मेल्टिंग शुरू हो गई, ठीक है, मेल्टिंग शुरू होने का मतलब ये है कि अल्बिडो इंक्रीज हो गया। अल्बिडो इंक्रीज होने का मतलब ये है, अल्बिडो जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज का मतलब ये है कि ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अल्बिडो डिक्रीज हो जाएगा। अल्बिडो डिक्रीज हो जाएगा तो देयर वुड बी फर्दर मेल्टिंग, फर्दर मेल्टिंग विल रिड्यूस अल्बिडो फर्दर, और ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है, और हमारा आर्कटिक धीरे धीरे फ्रोजन से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब यहाँ पे एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाने पड़ेंगे। मल्टी ईयर आर्कटिक सी आइस क्या होता है? हर साल आर्कटिक सीज के अंदर थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल होता है, और जब वो थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब देखिए विंटर में स्नोफॉल हुआ है ना, मान लो विंटर में स्नोफॉल हुआ
सपोज करो 10 इंच। समर आया, टेम्परेचर बढ़ा, हो सकता है 10 इंच में से 9 इंच मेल्ट हो जाए, लेकिन 1 इंच अभी भी वहां पे सरवाइव कर रहा है। 1 इंच ने सरवाइव किया। नेक्स्ट ईयर फिर वही होगा, विंटर में फिर से 10 इंच स्नोफॉल होगा, उसमें से 9 इंच मेल्ट करेगा और 1 इंच फिर से सरवाइव करेगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मल्टी ईयर आर्कटिक सी आइस जो है वो डेवलप हो जाती है, एक थिक लेयर आइस की डेवलप हो जाती है। ये अंटार्कटिका में भी होता है, ये आर्कटिक के अंदर भी होता है। तो ये पूरे हमारे सर्कुलेशन को चेक करता है। दूसरा रहता है ब्लू ओशन इवेंट। ब्लू ओशन इवेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे आर्कटिक ओशन होता है स्पेशली, ये जब पानी मेल्ट हो जाता है तो यानी कि हमारा जो स्नो है, जो हमारा आइस है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, चारों तरफ ब्लू पानी पानी हो जाता है। इसे कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। ठीक है, वैसे तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाए तो कम ये कहा जाता है कि जब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जब मेल्ट हो जाता है तब उसे हम लोग जो है ब्लू ओशन इवेंट कह सकते हैं, या मल्टी ईयर आर्कटिक आइस भी कह सकते हैं। मतलब विंटर ऐसा नहीं है कि भैया समर के टाइम में कंप्लीटली जो है आर्कटिक ओशन जो है वो बिल्कुल स्नो फ्री हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ चॉइस डेफिनेटली वहाँ पे रहती है हायर लैटिट्यूड के ऊपर, लेकिन लोअर लैटिट्यूड जैसे 70 डिग्री 80 डिग्री के आसपास वो मेल्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट और मल्टी आर्कटिक ओशन। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे, और इसी को हम लोग आर्कटिक एम्प्लीकेशन भी कहते हैं, जो आपको मैंने भी बताया। आर्कटिक का आइस मेल्ट होगा, अल्बिडो डाउन जाएगा, मोर इंसोलेशन, मोर मेल्टिंग, इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट जैसे मैंने बता ही दिया है। देखिए क्या होता है, मेल्टिंग होगा। यस, मेल्टिंग होने से क्या होगा, जो आपका आइस कवर है वो रिड्यूस होगा। आइस कवर रिड्यूस होगा तो आपका अल्बिडो रिड्यूस होगा, है ना। अल्बिडो रिड्यूस होने से क्या हुआ कि ज्यादा हीट जो है वहां पे ट्रैप हो जाती है, वो फिर से ज्यादा मेल्टिंग करेगा। इसके बहुत सारे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये हीट जब ट्रैप हो जाती है, इसके बहुत सारे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट अपने पास होता है ओशन वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओशन वार्मिंग भी होगा। ओशन जब गर्म हो जाते हैं तो एसिडिफिकेशन होता है। ये जो एसिडिफिकेशन होता है, ये जो हमारी मरीन लाइफ होती है उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो मरीन लाइफ की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और ये जो मरीन लाइफ होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो जब मरीन लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो भैया कार्बन, उसकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये लेटर ऑन किसको क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा एनहेंस करेगा। तो ये जो साइकिल एक बार चलना शुरू हो जाता है ना, वो बंद नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हीट ट्रैप हो जाएगी तो हमारी अर्थ का जो हीट बजट है, आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हीट बजट में जो है अर्थ अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग को मैनेज करती है अच्छे तरह से। हीट बजट अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्लोबल हीट, जो विंड पैटर्न है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि विंड तो हीट के हिसाब से ही चलती है। ज्यादा हीट होगी तो लो प्रेशर होता है, कम हीट होती है तो हाई प्रेशर होता है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो पूरे का पूरा विंड जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा वर्ल्ड ओवर, और जो अर्थ के ऊपर हीट ट्रांसफर होती है वो पूरी तरह से वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत सारा जो है इम्प्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है वर्ल्ड में, सिर्फ एक रीजन में चेंजेस आने की वजह से। सिर्फ एक रीजन में चेंजेस आने की वजह से बहुत कुछ इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए क्या होता है, आर्कटिक ओशन के अंदर आइस पिघल रही है, यहाँ पे मेल्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेल्ट होने से क्या होगा, यहाँ का जो वाटर है वो वार्म हो जाएगा। ओशन वाटर जब वार्म होगा तो आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ आएंगी। यस, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो अरेबियन सी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर भी ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज आएंगी, नो डाउट। यूरोप के अंदर ज्यादा हीट वेव चलेगी। यस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर ज्यादा बुश फायर हो सकती है, आग वगैरह लगेगी, वाइल्ड फायर एंड ऑल दैट।
अमेज़न के जंगलों में ज़्यादा वाइल्ड फायर हो सकती है। यस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर वॉर्टेक्स है, पोलर वॉर्टेक्स वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बहुत कोल्ड वेव्स हैं वो साउथ अमेरिका तक आ सकती हैं, या जो नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट मैक्सिको तक भी आ सकती हैं। ये बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे अगर आपका आर्कटिक ओशन का जो आइस है अगर वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। अब यहीं से अपना क्वेश्चन बनता था वो क्रायोस्फीयर वाला। क्रायोस्फीयर क्या होता है? एक फ्रोजन पार्ट होता है हमारी अर्थ का, जहाँ पे हमारा वाटर जो है वो फ्रोजन कंडीशन में होता है। तो अपना जो आर्कटिक है, अपना जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे तो वाटर फ्रोजन कंडीशन में रहता है। उसके अलावा जैसे हमारा हिमालय है या जो एल्प्स है, जहाँ पे वाटर फ्रोजन कंडीशन में रहता है, आइस रहती है, उसे हम लोग क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये जब क्रायोस्फीयर मेल्ट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। अब हिमालय का आप देख लीजिए, हिमालय में कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, जिसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि क्रायोस्फीयर जब मेल्ट हो जाएगा, तो हमारी जो रिवर्स है उनके अंदर वाटर, पहली बात तो फ्लड आएगा, फ्लड आने के बाद ड्रोट्स आएंगे, फैमिन्स आएंगे, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, पोल्यूशन होगा, कंटेमिनेट होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी, पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर ही सवाल खड़ा हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो सिविलाइजेशन है, अगर हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो ये इसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है इस पूरे चीज़ का। तो ये मैं थोड़ा डिटेल में गया हूँ इस टॉपिक में, आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। हालांकि ज्योग्राफी का अगर आप करते हो अपनी एनसीईआरटीज वगैरह से तो वहाँ से आराम से कवर हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट वेव और स्टेट के बारे में। ये थोड़ा सा इसे मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब हीट वेव एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, ठीक है। हीट वेव प्लेन एरिया में और हिली एरियाज में अलग अलग डेफिनेशन उसकी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, ये सब आईएमडी के द्वारा डेफिनेशन दी गई होती हैं। 30 डिग्री से ज़्यादा अगर हिली एरियाज में होता है, 40 डिग्री से ज़्यादा प्लेन एरियाज में होता है ना, 4 to 5%, 6 to 7%, 5 to 6% डिविएशन होता है। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ऑलरेडी बहुत बार दे चुका हूँ, तो ये मेरा आज का पर्पज़ नहीं है इस एडिटोरियल का कराने का। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भैया बहुत भयंकर हीट वेव चल रही है, स्पेशली बलिया डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट की गई है। अब देखिए क्या होता है, डेथ वहां पे रिपोर्ट हुई। यूजुअली क्या किया जाता है हमारे यहाँ पे गवर्नेंस में, कहीं पे अगर मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई डिजास्टर आ जाता है तो हम बोले अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट थे वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जो एक टीम अपॉइंट की गई, उस टीम का ये कहना है कि ये सिर्फ हीट वेव का ही कारण नहीं है, हीट वेव के कारण की वजह से डेथ नहीं हुई है। अरे भाई हीट वेव एक हजार्ड है, हीट वेव एक हजार्ड है, एक डिजास्टर नहीं है। हजार्ड और डिजास्टर में फर्क होता है। हजार्ड इज एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू हार्म यू। डिजास्टर बाद में बनता है वो, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। देखो मान लो हीट वेव चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहने दो। अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो हीट वेव कभी भी डिजास्टर नहीं बनेगा। फ्लड फ्लड कभी भी डिजास्टर नहीं बनता है। अगर हम लोग फ्लड को मैनेज कर सकते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाएंगे तो डिजास्टर बनेगा। हजार्ड इज एनीथिंग। तो ये जो अर्थक्वेक, हीट वेव, फ्लड वगैरह ये सब एक्चुअली हजार्ड हैं, वो डिजास्टर का कारण हो सकते हैं लेकिन हमेशा वो डिजास्टर बनेंगे ये नहीं होता है। वो हमारा फेलियर ऑफ गवर्नेंस होता है, हमारी मिसमैनेजमेंट होती है। कहता है हीट वेव इज ओनली हाफ हीट, बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैड सोशल सिक्योरिटी, ये दूसरे रीजन है जो हजार्ड को डिजास्टर बनाते हैं। ये यहां पे बड़ी चीज है। हीट्स डेडलीनेस डिपेंड अपॉन, हीट वेव चला, अब देखो हीट वेव तो हिमाचल में भी चल रहा होगा, हीट वेव तो केरला में भी चल रहा है, हीट वेव तो यूपी में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, लेकिन बिहार यूपी में डेथ ज्यादा क्यों हो रही है? क्या सिर्फ हीट वेव ही कारण है? नहीं, दूसरी चीजें भी तो कारण है। जनरल वेलबींग, अक्लेमाइजेशन, फिजिकल एक्सर्शन, कॉर्मोडिटीज, लोकेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ के हॉस्पिटलाइजेशन का क्या है सिस्टम है, वहाँ पे शेल्टर हाउसेस कितने हैं, वहाँ पे वाटर, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं भैया हीट वेव से कितनी डेथ होती है।
समझ रहे हो? तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं हीट वेव की डेथ की वजह से। जैसे अब जनरली हीट वेव की वजह से डेथ क्यों होती है? इसका सीधा-सीधा सा रीज़न है कि जब हमारी बॉडी हीट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती है, लेकिन उसे रिलीज़ कम करती है। मतलब इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में हीट स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। पुअर लिविंग कंडीशन, वेंटिलेशन नहीं है, शेड्स नहीं है, शेल्टर नहीं है, कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं। एक आदमी को बेचारे को अगर हीट स्ट्रोक हो भी गया है, वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको बेड नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, केयर नहीं होती है उसकी, तो वैसे ही बेचारे की डेथ हो जाती है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इंडोर वेंटिलेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, रेगुलर वर्क ब्रेक नहीं मिलते। अब आप काम कर रहे हो, बाहर खेत में काम कर रहे हो, कहीं पे साइट पे काम कर रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम तो ब्रेक चाहिए ना यार, गर्मी कितनी ज़्यादा है, आपको ब्रेक नहीं मिल पाते, है ना? तो वेज लॉस, अब एक आम गरीब आदमी है बेचारा, वो रोज़ दिहाड़ी करता है, 100-200 रुपए दिहाड़ी के कमा के लेके आता है। अगर उसका वेज प्रोटेक्शन होगा, तो वो कम से कम छुट्टी तो ले सकता है ना, ज़्यादा अगर मौसम खराब है, हीट वेव चल रही है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो मजबूरी में उसको काम करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होता है, ज़्यादा वल्नरेबल होता है। आम आदमी जो है ऑफिस से छुट्टी ले सकता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज हीट वेव चल रही है, आज फ्लड आ गया, आज ये हो गया, लेकिन गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो पॉवर्टी की वजह से भी जो है वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है ना? लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रैक्टिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल गवर्नेंस लेवल पे क्या कर सकते हैं? पहली बात तो भैया, हीट से रिलेटेड जितनी भी डेथ होती हैं, आप उनको प्रॉपर रजिस्टर करिए। हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है, क्योंकि सरकार को फिर क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट आंकड़े दिखाती नहीं है, भैया हीट वेव से डेथ होती है 10, गवर्नमेंट दिखाती है 3, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो जितने भी जो हीट रिलेटेड डेथ होती है, उनको प्रॉपर तरीके से उनका कोज असाइन करिए कि क्या कारण रहा उनकी एक्चुअल डेथ का। सबको मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए ताकि उनको कंपनसेशन मिल सके। और ये जो डेटा होता है, आप उस डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए और हर साल जो है एक ऑथेंटिक डेटा लेके आइए। सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, एक्चुअल डेथ कुछ और होती हैं। तो जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल है भाई, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी के साथ आप डेटा को रिलीज करिए। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो नहीं पाता है। एनडीए में क्या कहता है? एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस हैं जो हीट वेव के टाइम पे आपको डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ये एनडीएमए की वेबसाइट से मैंने उठाया है, कोई हाई प्रोफाइल कंटेंट नहीं है, बट स्टिल पहली बात तो यह है भैया, 12 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर जाना अवॉइड करिए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा हीट वेव चलता है। सफिशिएंट वाटर आपको पीना जरूरी है। लाइट कलर्ड कपड़े पहनिए, ऐसे लाल, पीले, नीले, काले, इस तरह के कपड़े मत पहनिए। आप गोगल्स वगैरह पहन सकते हो, अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। छाता ले सकते हो, चप्पल पहन सकते हो, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए। आप बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो उनके साथ पानी लेके जाइए। भैया शराब वगैरह मत पीजिए, चाय को अवॉइड करिए, कॉफ़ी को अवॉइड करिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को आप अवॉइड कर सकते हो। अपनी बॉडी को जो है प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन फूड जो है आप अवॉइड करिए, चिकन वगैरह, अंडे, प्रोटीन शेक्स वगैरह आप अवॉइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है? एनडीएमए गाइडलाइंस ऐसा कहती हैं। डू नॉट लीव चिल्ड्रन और द पेट्स इन द पार्क व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह के अंदर बच्चों को और अपने पालतू जानवरों को मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि आप फेंट होने वाले हो, बेहोशी अगर आपको हालत होने वाली है, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए। ओआरएस का घोल पीजिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी बना रहे। एनिमल्स को शेड्स के अंदर रखिए। ये कुछ कुछ जो है गाइडलाइंस दी गई हैं एनडीएमए के द्वारा। बाकी फिर आप ट्रीटमेंट में जो, अगर आपको किसी को मान लो हीट स्ट्रोक हो जाता है या सन स्ट्रोक हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप उस पर्सन को किसी ठंडी जगह पे लेटाइए, किसी शेड वगैरह में, पेड़ के नीचे या शेल्टर वगैरह में उसको लेटाइए। ठंडे, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल जो ठंडा होता है ना, उसके मुंह पे पानी फेंकिए, उसके सर के ऊपर पानी डालिए, कपड़े से उसके मुंह वगैरह को साफ करिए। अगर किसी को हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हो जाता है, उसको तुरंत जो है आप ओआरएस वगैरह पिलाइए, उसको शरबत वगैरह पिलाइए, नींबू पानी पिलाइए, है ना? और नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है, आप जाके उसको वहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये एनडीएमए की गाइडलाइंस है, और एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट सीधी आपसे वो गाइडलाइन पूछता है। फ्लड वाले केस में, साइक्लोन्स, हीट स्ट्रोक, अर्बन फ्लड एंड ऑल दैट, एनडीएमए गाइडलाइंस इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, विल यूएसए फेड रिज्यूम द रेट हाइक साइकिल? देखिए, वैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टॉपिक हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। वैसे मैंने इसको आज ही करने का सोचा था, बट इसको हम लोग कल इंक्लूड कर लेंगे, डोंट वरी।
तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है और फेड इस तरह किस तरह से काम करता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे हमारे पास पहले से है। जैसे हमारे पास आरबीआई है, हमारे पास अपना आरबीआई जो है अपना सेंट्रल बैंक है, वैसे ही अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसे फेड कहा जाता है, फेडरल बैंक उसको कहा जाता है। ठीक है, चाहे आरबीआई हो, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे यूरोपियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इन बैंकों का एक जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या होता है? वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर मैनेज रहती है तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती हैं और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी सही रहती है। और लेकिन हर कंट्री में इन्फ्लेशन का टारगेट अलग अलग होता है। जैसे आरबीआई के द्वारा जो टारगेट सेट किया गया है वो है 4% ±2, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। जो अमेरिका का फेडरल बैंक है उसका टारगेट है 2%, इन्फ्लेशन वहां पे रहनी चाहिए। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से काम करता है, इंडिया अपने हिसाब से काम करता है, हर कंडीशन कंट्री की अलग अलग होती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई डिसाइड होती है कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण होता है मोर मनी सप्लाई। मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, जब चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फेड क्या करता है? सीधी सी बात है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को कम करेंगे। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम कैसे होती है? ये किया जाता है इंटरेस्ट रेट के द्वारा। अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया जाता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस होती है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल जो है परसों वाली एनालिसिस में भी दे चुका हूं। जैसे मान लो कोई बैंक है XYZ, कोई बैंक है, और ये है अमेरिका का फेडरल बैंक। वो अमेरिका के फेडरल बैंक से कुछ पैसा बोरो करता है। अब सभी बैंक पैसे भैया बोरो तो करते ही हैं, लेकिन जब वो बोरो करते हैं तो उनको बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ता है। अब मान लो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो XYZ बैंक से पैसा बोरो, आरबीआई फेड से पैसा बोरो नहीं करेगा। जब ये पैसा बोरो नहीं करेगा तो मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो होता है तो XYZ जो बैंक है वो मार्केट से, वो फेड से ज्यादा पैसा बोरो करेगा। ज्यादा पैसा बोरो करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन का यहाँ पे मनी सप्लाई का इंपैक्ट होता है हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। हालांकि ये रिलेशन उतना डायरेक्ट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। क्योंकि जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग सामान की ज़्यादा डिमांड करते हैं, गुड्स और सर्विस की ज़्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना। हाई मनी सप्लाई, हाई डिमांड, हाई डिमांड, हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन मतलब मोर फैक्ट्रीज मोर जॉब्स। ये जो है शॉर्ट टर्म में इस तरह से काम करता है। लेकिन ये हमेशा इंडिया वाले केस में काम नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई जो है सिर्फ वही एक इन्फ्लेशन का कारण नहीं होता है, और भी इन्फ्लेशन के कारण होते हैं। अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर मनी सप्लाई ही इन्फ्लेशन का कारण होता है। तो फेडरल बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज ली जाती है वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इंडिया के केस में वो ज़्यादा इफेक्टिव अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती हैं, बट लेकिन फिर भी हम लोग उनको ही फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है आरबीआई का हमारे यहाँ पे। बट एनीवेज, तो ये कुछ आर्टिकल में चीज़ें बताई गई हैं। ये वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा कल के लिए रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कल कर लेंगे, आज इसको नहीं देखने वाले हैं। हाँ, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि भैया वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। टॉपिक हम लोग मोस्टली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही चूज करते हैं, तो कोई मसाला टॉपिक हम लोग ऐसा चूज यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। टॉपिक थोड़े से स्लो हो सकते हैं, टॉपिक थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ करंट अफेयर से हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो हम लोग करंट इशू डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक पोर्शन डिक्लेयर थोड़ी करते हैं। स्टैटिक पोर्शन तो आपका स्टैटिक बुक से कवर होगा या आपका क्लासेस से कवर होगा। एक बार जब आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से डेवलप हो जाता है तब हम लोग उसके ऊपर करंट अफेयर बिल्डअप करते हैं। करंट अफेयर के बेसिस पे हम लोग स्टैटिक पोर्शन को बिल्डअप नहीं करते हैं, वो तरीका भी नहीं है। अब इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, हम तो इन्फ्लेशन के बारे में करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कम से कम 2-3 घंटे इस कॉन्सेप्ट को समझने में लगते हैं, वो भी बेसिक सा। उसके लिए तो क्लासेस चाहिएंगी, तो क्लासेस के लिए हमारे पास हमारा फाउंडेशन कोर्स भी है। इसमें सारी के सारे स्टैटिक पोर्शन फंडामेंटल्स आपके कवर करवाए जाते हैं। तो इसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोग करंट अफेयर बिल्डअप करते हैं, साथ के साथ करंट अफेयर चलता है। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी में कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको चाहिए जरूर,
उसके बिना काम नहीं चलता है। तो करंट अफेयर हमारा जो है सैटरडे को क्लास होती है वीकेंड के ऊपर, जिसमें हम लोग हफ्ते भर का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही करंट अफेयर इंक्लूड करते हैं। और ये कोड आप यहाँ पे देख के इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं उस कोर्स को जो है लेता हूँ, SC1000 आप जो है कोड वहाँ पे डाल के 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी ले सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, लेकिन ये टॉपिक हम थोड़ा लेटर ऑन आएंगे। पहले हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, ये वाला टॉपिक ठीक है। इंडिया क्लाइम्स 8 places to 127 इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कह सकते हो। एक तो आप यहाँ पे रैंक देखिए क्या क्या है। तो आइसलैंड भैया पहले नंबर पे है। आइसलैंड को कम से कम 13-14 साल हो गए, वो हमेशा नंबर 1 रैंक पे ही रहता है। सेकंड में जो है फिर नॉर्वे, वो दूसरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह हैं। अगर अपने पड़ोसियों को देखें तो क्या हाल है तो भैया पड़ोसियों की, हमारा जो बांग्लादेश है 59, भूटान 103, चाइना 107, श्रीलंका 115, नेपाल, इंडिया 127 और पाकिस्तान जो है 142। तो ये हमारे पड़ोसियों की हालत है। पाकिस्तान ने भी जो है 3 रैंक इंप्रूव किया है, इंडिया ने 8 रैंक इंप्रूव किया है, नेपाल जो है 20 रैंक नीचे गया है, डाउन गया है, भूटान ने 23 रैंक इंप्रूव किया है, बांग्लादेश ने 12 रैंक जो है यहाँ पे इंप्रूव किया है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है। सिंपल सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पिछले साल जो इंडिया का रैंक था वो था 135, इस साल जो इंडिया का रैंक है वो है 127। तो 8 रैंक हम लोगों ने यहाँ पे इंप्रूव किया है। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है 2006 के अंदर जो है इसको इशू किया गया था पहली बार, उसके बाद से हर साल इसको किया जाता है। 4 बेसिक पैरामीटर होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, जिसके बेसिस पे इंडेक्स जो है वो डिसाइड किया जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड द अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सभी में अलग अलग रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर कहता है कि एजुकेशन वाले लेवल पे, ठीक है, इंडिया हैज अटेन्ड पैरिटी इन द एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द एजुकेशन, हाउएवर इट हैज रीच्ड ओनली 36.7% पैरिटी ऑन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड द अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो ओनली 36% है, लेकिन एजुकेशन की अगर बात करें तो वहां पे आप ये मान लीजिए कि मेल और फीमेल, ठीक है, वहां पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने बराबरी हासिल कर ली है एनरोलमेंट वाले केसेस में। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी जो पैरिटी है वो है 25.3%, क्योंकि इंडिया में ओनली 15.1% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो विमेन है। हेल्थ और सर्वाइवल वाले केसेस में जो है 95% पैरिटी है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा वीमेन की अगर आप सीनियर पोजीशन की बात करें या टेक्निकल रोल्स की बात करें कंपनीज वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन आया है। अब इसी स्पीड से अगर हम लोग चलते रहे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। इनका कुछ कहना है कि अराउंड 161 या 165 ईयर्स लगेंगे अभी दुनिया भर में जेंडर पैरिटी आने में, लेकिन कोशिश जारी है, लेट्स होप कब होगा। लेकिन वीमेन की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे स्टेप यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, महिला पुलिस वॉलंटियर, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो 33% वीमेन रिजर्वेशन वाला जो बिल है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर ये भी पास हो जाए। ऑलरेडी जो लोकल हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं म्यूनसिपैलिटी और पंचायत लेवल पे, वहाँ पे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। ये सारी चीज़ें मिला के जो है एक थोड़ा इंडिया का रैंक इम्प्रूव यहाँ पे अभी हो रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वाले लेवल पे अभी भी हमारा लेवल काफ़ी डाउन है, जहाँ पे हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। एडिटोरियल जो है वो बात करता है सेडिशन एक्ट के बारे में बात करता है। सेडिशन एक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूं, क्योंकि वो हम लोग पहले बहुत बार कवर कर चुके हैं। हल्का सा कंटेंट आपको मैंने दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कंटेंट आपका सेल्फ स्टडी के लिए है। सेडिशन लॉ इंडिया के जो हमारा आईपीसी है, हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, वहाँ पे सेक्शन 124A के अंदर में आता है, लेकिन ये आज से नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से है। 1870s में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो आए हैं। हालांकि ब्रिटेन ने अपने खुद के कंट्री में इसको रिमूव कर दिया है, लेकिन इंडिया में आज भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सेडिशन लॉ किसके ऊपर लगाया जाता है? ऐसे किसी भी पर्सन के ऊपर
जो अपने शब्दों से, चाहे वो लिखे, बोले, गाना गाए, कुछ भी करे, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लोगों के मन में डर पैदा करता है ना, भड़काता है, उसके ऊपर जो है सेडिशन चार्ज लगाया जाता है। सेडिशन जो लॉ है वो काफ़ी भयंकर होता है भैया, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और अगर किसी के ऊपर सेडिशन लॉ लग जाता है तो गवर्नमेंट जॉब्स तो भूल जाइए, 3 साल की सज़ा से लेके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है। तो काफ़ी डेंजरस लॉ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले दिनों सरकार को ये कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि सेडिशन लॉ को हम लोग हटाने वाले हैं, आप अपना आर्गूमेंट उसमें दीजिए। तो गवर्नमेंट ने अपना आर्गूमेंट दिया था, तो लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसको अच्छे से स्टडी किया लॉ कमीशन ने, और लॉ कमीशन ने क्या कहा, उनकी जो 279th रिपोर्ट आई है अप्रैल 2023 में, लॉ कमीशन ने कहा है कि भैया जो सेडिशन लॉ है वो इंडिया में रहना चाहिए। माना कि ये कंट्रोवर्शियल है, उसके बावजूद भी इट शुड स्टे। 3 कारण बताए हैं लॉ कमीशन ने इसको यहाँ पे रखने का। पहला जो कारण उन्होंने ये बताया है कि भैया इतने टाइम से जो हमारे यहाँ पे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, जो केस चल रहे हैं, तो सेडिशन लॉ का डेफिनेटली मिसयूज होता है, लेकिन सेडिशन लॉ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने प्रिवेंट भी की हैं। दूसरा कारण इन्होंने ये कहा कि जो यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये हर चीज़ कवर नहीं करता है, तो कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं वो हमारा सेक्शन 124A कवर कर देता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 124A में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से रिमूव किया जाना हम उसके फेवर में नहीं है, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा है। मिसयूज होता है तो प्रिवेंट कर, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए भैया, हटाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जिनने ये एडिटोरियल लिखा है वो डीजी रहे हैं भैया पुलिस के, बहुत सालों तक उन्होंने काम किया है, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका यह कहना है कि सेडिशन लॉ को नहीं रहना चाहिए। एक जो आर्गुमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है सेडिशन लॉ को कंटिन्यू करने का, वो है माओइस्ट एक्टिविटीज। लेकिन जब हम लोग नक्सलाइट एक्टिविटीज की बात करते हैं, डेटा क्या कहता है, हमारा जो एनसीआरबी है उसका डेटा क्या कहता है, पिछले 4-5 सालों में हार्डली 2 से 3 केसेस में ही नक्सलाइट एक्टिविटीज के दौरान हम लोगों ने सेडिशन लॉ लगाया है, और हार्डली 2-3 पिछले 4-5 सालों में। तो भैया जब आप इतने कम केस लगा रहे हो तो क्या ही मतलब है, क्योंकि जो नक्सलाइट एक्टिविटीज होती हैं, जो अटैक्स वगैरह होते हैं, वो आज भी किसके ऊपर भरोसा करते हैं, आईईडीज के ऊपर, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के ऊपर, एम्बुश अटैक के ऊपर। तो वहां पे तो सेडिशन लॉ बनता ही नहीं है, वहां पे तो दूसरे चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, आईपीसी वगैरह ये लगाए जाते हैं। तो सेडिशन इनके ऊपर लॉ लगता ही नहीं है। इसलिए सरकार का जो आर्गुमेंट है कि हम लोग नक्सलाइट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सेडिशन लॉ लगा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, सेडिशन लॉ लगाया ही नहीं जाता उस केस में। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ वगैरह में जहाँ पे सबसे ज्यादा माओइस्ट एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे खुद का लोकल कानून है, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षित जो है अधिनियम है, तो भैया ये उसके तहत कार्रवाई करते हैं, सो सेडिशन लॉ की जरूरत ही नहीं है। और उसके अलावा जब हम लोग यूएपी की बात करते हैं, तो यूएपी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनी एक्शन टेकन बाय सच इंडिविजुअल और द एसोसिएशन विच कॉजेज और इंटेंडेड टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। यूएपीए में और सेडिशन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, यहां पे ये कहता है अगेंस्ट इंडिया, और वहां पे ये कहता है सेडिशन में अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय इंडिया। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वहां पे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करता है जो कि एस्टेब्लिश की गई है लॉ के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा, यहाँ पे वो इंडिया की बात करता है। तो बेसिकली जो यूएपी एक्ट है वो बेटर तरीके से काउंटर करता है, बेटर तरीके से कैटर करता है प्रॉब्लम्स को, रादर देन सेडिशन लॉ। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसको चले जाना चाहिए। पहली बात, इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है, 90% केसेस में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस एप्लीकेशन को सीधा ही रिजेक्ट कर देता है, सेडिशन लॉ वाली। उसके अलावा एक्विटल रेट, मतलब जो कन्विक्शन रेट है, वो भी 1% से भी कम है, मतलब 1% से कम केसेस में ही सजा होती है सेडिशन लॉ में। तो इसका मिसयूज तो वैसे भी होता है, तो इसलिए इसको नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक नक्सलिज्म की बात है, तो वहाँ पे केसेस तो वैसे भी नहीं बन पाते, कुछ स्टेट का अपने खुद के लोकल कानून है, तो वहाँ पे सेडिशन लॉ वैसे भी नहीं लागू होता है। और यूएपीए की अगर डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे,
तो ये ऑलरेडी सेडिशन लॉ को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि सेडिशन लॉ इंडिया में नहीं रहना चाहिए। सेडिशन लॉ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने आपको दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस भी हैं सेडिशन लॉ के बारे में, ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है क्योंकि ये कंटेंट पुराना है, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि जो है केदारनाथ केस स्टेट ऑफ बिहार 1962, बलवंत सिंह केस 1995 और रजत शर्मा केस 2021। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, गूगल वगैरह करोगे तो थोड़ा डिटेलिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ आर्टिकल्स थे आपके, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं एक दो, अगर आप पढ़ना चाहो तो उनको भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।